This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बिजनेस इनकम की प्रैक्टिस कर रहे हैं और बिजनेस इनकम के अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल की आई कैप के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो रही है। उसके अंदर हम देखने लगे हैं कि किस तरह से इसको किया जाएगा। इसमें हमारा मॉडल यही है कि एग्जाम के अंदर हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट को देखेंगे। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? वो है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेएबल और टू QE फॉर द ईयर एंडेड 30th ये। अब ये जो QE है, ये रिक्वायरमेंट से अभी तक हमें पता नहीं चल रहा कि ये QE इंडिविजुअल का क्वेश्चन है या पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो यानी आपको एग्जाम में बैठ के फौरन अंदाजा नहीं होगा इससे। जैसा कि अभी हमने ये जो क्वेश्चन है जी जो आपको नजर आ रहा है, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है सलीम इज अ रेजिडेंट। तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन इंडिविजुअल के होते हैं। तो QE क्या है अब देखेंगे। नोट शो ऑल द रेलेवेंट एग्जेम्पशंस, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। वो कहता है कि अगर मैंने कोई बात यूज की है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, तो आपने उसको शो जरूर करना है। ये बात की जा रही है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अब जब हम आएंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर, तो हम इसका वर्टिकल एनालिसिस करेंगे। मिस्टर कतील अ रेजिडेंट इंडिविजुअल is engaged in the manufacture of various consumer goods under the name and style of Katil Enterprises। तो यहां से पता चला कि ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है। एओबी के क्वेश्चन का कैसे पार्टनरशिप का पता चलता है कि वो यहाँ पर वैसे ही लिखा होगा कि वो कतील एंटरप्राइजेस है और उसके 3 पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन देगा जिससे हमें पता चलेगा कि अब ये क्वेश्चन किसका बन गया हुआ है, पार्टनरशिप फर्म का है, राइट। तो कतील एंटरप्राइजेस इंडिविजुअल भी हो सकता है, कतील एंटरप्राइजेस एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। नाम से सिर्फ लिमिटेड का वर्ड लिखा हो तो उससे पता चलता है कि ये कंपनी है, ये कंपनी है। तो कंपनी का क्वेश्चन तो हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये अब देखें टिपिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि इसमें एक बिजनेस इनकम तो है ही है। और हमने ये क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। इस ये जो इंफॉर्मेशन होती है, इसको सिर्फ एक नजर देखना होता है कि यहाँ कहीं कोई चीज इनएडमिसिबल तो नहीं पड़ी हुई। बस एडिशनल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, आगे चलें, अदर इनकम इंक्लूड, यहां से हमें कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ सकती है। कैपिटल गेन ऑफ दिस फ्रॉम सेल, ये अदर इनकम में शामिल है। अब देखिएगा क्या तरीकेकार है कि आपने आपके जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसमें अगर रेंट इनकम पड़ी है वो भी निकालनी है, कैपिटल गेन पड़ा है उसको भी निकालना है, कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है उनको भी निकालना है। तो क्या करना है, हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट को प्योरली बिजनेस में कन्वर्ट करना है, बिजनेस इनकम में कन्वर्ट करना है और फिर उसको टैक्सेबल बिजनेस इनकम में लेकर जाना होता है। अदर इनकम, ऑन दिस लीज मशीनरी वाज ट्रांसफर्ड, देखिएगा उसने पहले इंक्लूड की बात की, अब मशीनरी की बात आ गई। ड्यूरिंग द ईयर अ वेयर हाउस वाज कंस्ट्रक्टेड, एक वेयर हाउस बनाया उसने, ठीक है, गोडाउन वगैरह। टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ दिस एंड दिस अबव अमाउंट, देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। उसने खुद से कैलकुलेट नहीं करवाई बल्कि हमें उसने अमाउंट बता दी, दिस वन। इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंस है। उसने कहीं नहीं लिखा कि ये उसने एक्सपेंस माइनस किया। दोबारा देखिएगा इस पॉइंट को, टैक्स डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ पैरा दिस एंड दिस। इसका मतलब ये है कि इन दो पैरा के अंदर कहीं डिप्रिसिएशन की अमाउंट मौजूद है, इज दिस।
ये फिगर अब हमारे लिए रेलेवेंट है क्योंकि हमने इसको माइनस करना है। एडवांस इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग टू दिस, इसका ताल्लुक टैक्स के साथ है। आप अपनी जो टैक्स लायबिलिटी आएगी कौन सी, आफ्टर टैक्स क्रेडिट्स प्लस जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है वो ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसमें से इसको माइनस करना है। ठीक है जी, चलें सवाल के ऊपर चलते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। इस क्वेश्चन का मैं अब वर्किंग करवाऊंगा और डायरेक्ट इसका फिर सॉल्यूशन आपको मैं दिखा दूंगा कि देखें सॉल्यूशन में क्या हुआ टाइम की मुनासबत से। क्वेश्चन में जी हमारे पास टोटल टर्नओवर 28.5 मिलियन। ये टर्नओवर जो है इसका ताल्लुक हमारा एक सेक्शन है सेक्शन 113, इसको हम डिस्कस करेंगे। वो ये कहता है कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है जो भी है आपकी, वो आपके टर्नओवर से 1.25 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस अभी सिर्फ इतनी बात समझ लें कि ये एक सेक्शन है, इसको बाद में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। टर्नओवर मीन, इसको टर्नओवर कह लें, इसको सेल कह लें, इसको रेवेन्यू कह लें, तकरीबन एक ही बात है। तो टोटल टर्नओवर ये आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास आ गई। अगर आपको किसी चीज का नहीं पता तो खुद से कोई अज्यूम नहीं करना कि ये इनएडमिसिबल है। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास आ गए, ऑपरेटिंग लॉस आ गया उसने बता दिया, फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज ऑफ मशीनरी देखिएगा ये इनएडमिसिबल है, ये यहीं से मिल गए हमें कि ये क्या है, नॉट अलाउड। उसके बाद है जी अदर इनकम, इसको देखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन बता देता तो मैं फिर भी अपनी वर्किंग यहीं से स्टार्ट करता, क्योंकि मुझे प्रॉफिट, क्योंकि टैक्स तो आपको अलाउ ही नहीं होता ना, तो लिहाजा मुझे अपनी वर्किंग क्वेश्चन में यहीं से ही स्टार्ट करना चाहिए थी। ठीक है जी, चल अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, उसका एनालिसिस भी करते हैं साथ साथ। कॉस्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स से क्या मुराद है कि ये एक्सपेंस मैंने चार्ज किया अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ये अमाउंट इसमें से माइनस हुई है। 45,000 paid as a fine for the violation of a contract with a customer for delay in supply of goods। लॉ ये कहता है कि अगर आपने सेक्शन 21 हमें ये कहता है कि अगर आपने वायोलेशन की फॉर एनी लॉ इन पाकिस्तान तो वो डिसअलाउ है, लेकिन ये तो हमने कस्टमर के साथ किया है ना, सप्लाई डिले हो गई तो उसको हमें 45,000 पे करना पड़ा, तो बिजनेस की पेनल्टीज अलाउ है, बिजनेस की पेनल्टीज अलाउ है, हमने पे कर दिया, लिहाजा इस लाइन का हमारे क्वेश्चन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हम ये एग्जाम में लिखेंगे जरूर, आगे डैश कर देंगे, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि आप मुझे तमाम वर्किंग जो भी चीज आपने इग्नोर की है उसको लाजमी दिखाएं। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन ऑफ 1.9 मिलियन इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन ऑन लीज्ड एसेट, तो ये सारी डिसअलाउ है, क्योंकि एग्जाम में उसने हमें इसकी बजाय टैक्स डिप्रिसिएशन दे दी हुई है, तो लिहाजा हम ये माइनस हुई है तो इसको क्या कर देंगे क्वेश्चन में दोबारा ऐड बैक कर देंगे, यानी ये अमाउंट का इम्पैक्ट इस अमाउंट में आया हुआ है, तो इसमें से माइनस हुई है तो हम क्या कर देंगे दोबारा ऐड कर देंगे ताकि उसकी रिवर्सल पड़ जाए। ये बार बार में रिवर्सल, यानी जो चीज माइनस हुई है वो गलत माइनस हुई है उसको हम दोबारा ऐड करेंगे। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड, ये भी एक्सपेंस है, ₹450 paid for the renewal of a manufacturing license for 15 years, तो ये तो भाई आपका इंटेंजिबल है सेक्शन 24 में, ये क्या आपका इंटेंजिबल है। लाइसेंसिंग का पढ़ा ना हमने, ये डेफिनेशन में पढ़ा था कि इंटेंजिबल में लाइसेंस भी इंक्लूड होता है, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो तुमने इसको कहा भाई प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, तो लिहाजा इसको क्या कर देंगे ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर हमने डबल इम्पैक्ट आएगा कि इसकी हमने अमोर्टाइजेशन भी करनी है, तो मैंने कहा कि एग्जाम में आप यहाँ लिख लिया करें कि इस लाइन का डबल इम्पैक्ट आना है,
पहले हमने इसको ऐड करना है, फिर हमने इसको अमोर्टाइज करना है। कितने ऊपर? 15 साल के ऊपर। अब टाइम नहीं बताया गया तो टाइम पूरा साल लेंगे। अगर एग्जाम में आपको इनटेंजिबल का टाइम ना बताया जाए तो आप क्या करेंगे? पूरा साल इसको लेंगे, यानी 15 इंटू 365 इंटू, तो अज्यूम किया जाएगा कि इस साल के शुरू में था। व्हीकल टैक्स पेड इन कैश अमाउंटिंग ₹55,000 फॉर 8 ऑफिस कार्स। ये व्हीकल टैक्सेस जो है ना, ये ऐसे टैक्सेस हैं जो आपको अलाउ है। ये जो सालाना टैक्स नहीं आप पे करते हैं जो होते हैं, ये अलाउ होते हैं। अगर व्हीकल के ऊपर आपने विदहोल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स दिया हुआ है ना, तो वो डिसअलाउ है। जैसा कि सलीम के क्वेश्चन में था, ये डिसअलाउ होता है। लेकिन ये व्हीकल टैक्सेस जो है ये अलाउ होते हैं। तो उसने कितने पे कर दिए? कैश में 55,000 फॉर 8 ऑफिस कार्स। वैसे भी हमें 250,000 तक तो हम कोई एक्सपेंस कर सकते हैं कैश में, लेकिन ये वाला जो एक्सपेंस है जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, इसकी तो लॉ ने कोई लिमिट ही नहीं बताई। ये तो सारी ये 5 करोड़ पे में भी आप कितना पे कर सकते हैं? कैश में पे कर सकते हैं। लिहाजा इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये भी हमारे क्वेश्चन में नॉट एप्लीकेबल। कहता है जी 200,000 पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट टू के इलेक्ट्रिक फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसफार्मर एट द फैक्ट्री। उसने पे कर, देखें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ये तो अलाउ है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी एडवांस अलाउ नहीं है। ये तो एडवांस आपने दिया ना, ये तो एक्सपेंस नहीं है, तो उसने माइनस कर दिया, लिहाजा इसको भी ऐड कर देंगे। बस ऐड करना है, इसका फर्दर कोई और ट्रीटमेंट नहीं होगा। ₹300,000 collected by K Electric as advance tax through monthly electricity bill, तो ये भी डिसअलाउ है, ये एडवांस टैक्स था। तो दोनों अमाउंट जो है ये हमने गलत जो है उसमें क्या कर दी हुई है, 5 लाख की गलत अमाउंट हमने माइनस की हुई है। एक सिक्योरिटी थी, दूसरा एडवांस टैक्स था, तो दोनों डिसअलाउ है। कैश डोनेशन टू पुअर फैमिलीज, डोनेशन तो हमारा एक्सपेंस होता ही नहीं है, फैमिली को दें जिसको मर्जी दें, तो ये भी क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। अमाउंटिंग रुपीज दिस एंड डोनेशन ऑफ 2 million पेड थ्रू चेक टू एन अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बहरहाल ये दोनों एक्सपेंस तो नहीं है ये दोनों, तो हम इन दोनों अमाउंट्स को एग्जाम में ऐड बैक करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 2 मिलियन है ना, इसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ये अब आपने ध्यान में रखना है कि इसका भी डबल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। इस अमाउंट का भी क्या होगा, इसको भी एस्टिक कर दें कि इस अमाउंट का डबल ट्रीटमेंट होगा। पहले इन दोनों को हम ऐड बैक करेंगे और उसके बाद जब टैक्स के जाएंगे तो टैक्स में डोनेशन के कॉलम में यहाँ इसका टैक्स क्रेडिट लेना है। पेनल्टी ऑफ 25 imposed by the Commissioner Inland Revenue for late filing of annual return of income tax this, ये हमें डिसअलाउ थी। क्यों? सेक्शन 21 ये कहता है कि पेनल्टी फॉर द वायोलेशन ऑफ एनी लॉ इज नॉट अलाउड, तो लिहाजा इसको भी ऐड बैक करेंगे, इसका डबल इम्पैक्ट नहीं आएगा, बस ये ऐड बैक होगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 128 incurred ऑन अराइवल ऑफ फॉरेन कस्टमर, तो ये रूल हमें क्या बताते हैं कि ये हमें अलाउ है, ये हम पढ़ चुके हुए हैं, तो लिहाजा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये सिर्फ एग्जाम में लिखेंगे, आगे डैश लगा देंगे। अब चलते हैं आगे। अदर इनकम इंक्लूड, अदर इनकम, अब जरा ध्यान में रखना है कि अदर इनकम से मुराद ये है कि अब ये चीजें ऐड हुई हुई हैं, इसकी रिवर्सल क्या होगी? इसको लेस करना है। डिविडेंड, देखिएगा डिविडेंड तो हमारी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है। ऑफ 580 received from a listed company, the amount is net of income at the tax 15% and zakat of 100,000 deducted under zakat and ushur ordinance। देखिएगा अब इसके अंदर से हमें जक़ात भी फाइंड करनी है और इसके अंदर से हमें, अच्छा जक़ात ये गिवन है इसके अंदर, ये देखिएगा ये 1 लाख रुपए की इसमें जक़ात मौजूद थी, ये तो भाई हमारा डिडक्टेबल अलाउंस है। उसने क्या किया कि इसमें शामिल कर दिया 580 को, जो कि बिजनेस का हिस्सा नहीं है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में से 580 को दोबारा माइनस कर देंगे, क्योंकि वो गलत अमाउंट इनकम में ऐड हुई हुई थी, उसको माइनस करेंगे, ठीक है, ओके। और फिर देखेंगे एक्चुअल डिविडेंड था कितना। अब देखिएगा जरा, अज्यूम कीजिएगा
कि हमारी जो डिविडेंड की अमाउंट है वो x है। मैं अगर अज्यूम करूं कि मुझे डिविडेंड मिला है 1,00,000 रुपए का, मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो उस पे सबसे पहले वो टैक्स कटता है 15% एट द रेट ऑफ 15%। कितना होगा? 15,000। ठीक है, तो हम आ गए यहाँ पर 85,000 में। फिर हम इसमें क्या करेंगे, उसमें से ज़कात कटती है ये। लेट्स सपोज कि उन्होंने इसमें से 10,000 ज़कात भी काट ली। ये इसकी कैलकुलेशन ही हमें एग्जाम में आएगी। तो ये कितना बन गया हमारे पास? 75,000। ठीक है, अब जरा देखिएगा, हम अपनी रिवर्स करते हैं। हमें उसने कहा कि ये अमाउंट थी 580 की, तो इसमें से 1,00,000 रुपया ज़कात माइनस हुई है। ठीक है, इधर इसको इधर ले जाएं, तो यहाँ अमाउंट क्या आएगी हमारे पास? 680। मैं रिवर्सल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि असल में डिविडेंड था कितना। ये अमाउंट कितनी है? 85%, 680। तो 680,000 डिवाइडेड बाय 0.8। तो ओरिजिनल जो डिविडेंड था उसकी वैल्यू कितनी थी? 8,00,000 रुपया। ये था, मैं यहां से इधर पहुंच गया, तो इसका 15% आप ले लें तो ये आ जाएगा 1,20,000। ये था। तो हमें एग्जाम में ये दो फिगर चाहिए थी, हमें एग्जाम में ये दोनों फिगर्स चाहिए थी। मुझे डिविडेंड की अमाउंट चाहिए थी क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आनी है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो मैंने अपने एग्जाम में 8,00,000 रुपया ये लिखना है, और ये जो टैक्स कटा है ये मैंने जाके विद होल्डिंग टैक्स एडवांस टैक्स में से माइनस करना है। और तीसरी फिगर इसमें ये थी ज़कात वाली। तो आप एग्जाम में बेशक इसकी वर्किंग बना लें, इसको तो नहीं लिखना, लेकिन ऐसे आप लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें 3 फिगर इस वर्किंग के अंदर आ गई कि मुझे चाहिए थी। तो अब देखिएगा, दोबारा सुने, ये अमाउंट बिजनेस में ऐड थी, तो इसको क्या करना है? लेस। और टोटल इनकम में से ज़कात माइनस करनी है। सेपरेट ब्लॉक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में डिविडेंड 8,00,000 शो करना है, और एडवांस टैक्स जो है ये हमने एडवांस टैक्स में से जाके माइनस करना है। तो एक ही वर्किंग के अंदर क्या हुआ कि हमें 4 जो है वो उसकी एडजस्टमेंट्स इनकॉर्पोरेट करनी पड़ी हैं। चलें, ठीक है जी। कहता है जी कैपिटल गेन ऑफ 1.2 मिलियन। लें जी, ये भी गलत है। कैसे आपने कर दिया कैपिटल गेन को? तो इसको भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे इस अमाउंट को। फ्रॉम सेल ऑफ शेयर ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेक्शन 37, शेयर्स वर अक्वायर्ड इन 1 अगस्त X3। तो साल 1 साल से ज्यादा हो चुका हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा क्या करेंगे, जब इसको, तो इसको निकालेंगे हम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शो करेंगे, और इस अमाउंट को हम जाके कैपिटल गेन में शो करेंगे। वो कह रहे जी वर्किंग दिखा दें। ये वर्किंग है मेरा बेटा, ये वर्किंग है। ये है वर्किंग। मुझे एग्जाम में 2 फिगर गिवन थी, ये फिगर गिवन थी और ये फिगर गिवन थी। तो मैंने इसमें से ये अमाउंट ऐड की तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, और इसका 85% मैंने 100% किया तो ये आ गई। इसका फिर 15% लिया तो ये अमाउंट आ गई। ठीक है जी, तो इन दोनों को हमने क्या करना है? दोनों को एडजस्टमेंट डालनी है। इनकी डबल डबल एडजस्टमेंट्स बल्कि ट्रिपल ट्रिपल आनी है आगे। देखिएगा, ऑन 30 जून लीज्ड मशीनरी वाज ट्रांसफर्ड टू कतील ऑन मैच्योरिटी ऑफ लीज। उसको ये मशीन मिल गई 30 जून को। द लीजिंग कंपनी वाज आस्क्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट अगेंस्ट द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 100,000। द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज वाज 1 जुलाई X3। ये जरा देखिएगा, ये क्या चीज नहीं आ गई। एक एसेट लीज था, जब तक ये एसेट एक्स, ये देखिएगा एक्स कौन सा था? X4।
X4, X5, X6, X7 और X8। हमारे साल में ये हमें मशीन हमारी ऑनरशिप में आ गई। जब ये मशीन आपकी ऑनरशिप में आई तो सेक्शन 22 लग गया। अब आपको इसके ऊपर डिप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाएगी। X4, X5, X6 और X7 में आपको इसकी जो रेंटल थी वो एक्सपेंस अलाउ था कि आप इसका किराया दे रहे हैं, हालांकि आप इसके ऊपर इसकी अमाउंट पे कर रहे थे, लेकिन लॉ ये कहता है कि भाई जितनी भी रेंटल आपने किस्त दी है ना वो सारी की सारी आपका एक्सपेंस है। X8 में जाके मशीन तो आपकी हो गई। अब जब रेंटल मशीन जो है, जो लीज्ड एसेट है ना, जब आपका होता है, आपकी ऑनरशिप में आता है, ये बात याद रखें, जब आपको मिलता है तो इसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन करेंगे? सवाल ये है कि इसकी कॉस्ट कैसे डिटरमिन की जाएगी। उसका तरीका ये होता है कि आपका जो एडवांस होता है ना, जो आपने लीज के शुरू में दिया जाता है, वो प्लस अगर आप इस ट्रांसफर के ऊपर कोई पेमेंट करें तो इन दोनों को कॉस्ट कहा जाता है। दोबारा सुन लें, जब लीज्ड एसेट आपकी ओनरशिप में आता है तो उसकी कॉस्ट को कैसे डिटरमिन किया जाता है? वो ऐसे कि ये एडवांस जो आपने दिया होता है स्टार्ट में प्लस जो ट्रांसफर के टाइम पे अमाउंट देते हैं, ये दोनों उसकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। ये उसकी दोनों कॉस्ट का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है। अब जाहिर बात है कि ये एसेट मैं तो पहली दफा यूज कर रहा हूं और मेरा टैक्स ईयर है 2022, तो मुझे इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितनी लेनी चाहिए? अब अच्छा, पहली बात ये है कि ये मशीनरी है, प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान है, मैं ही बेशक यूज कर रहा था, तो पहले थी तो नहीं लेकिन मैं यूज तो कर रहा था, लिहाजा इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस तो नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि जो डिप्रिसिएशन मुझे मिलेगी वो मिलनी चाहिए मुझे 15% इंटू 50% मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बीइंग एन ओनर अब इसको पहली दफा इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। देखेंगे सोल्यूशन में क्या होता है। ये हो गया जी, लीज रेंटल पे ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग ₹270। ये मेरा एक्सपेंस था, ये माइनस होना चाहिए था। On the date of maturity, the accounting written down value and the market value of the machinery was this and this। भाई मुझे इस मार्केट वैल्यू से रिटर्न डाउन वैल्यू से क्या गर्ज है? मेरा तरीकेकार जो था वो मैंने आपको बता दिया। ये आपको उसने घुमाने के लिए कहा है। जो लीज एसेट आपको मिलेगा बड़ी तसल्ली के साथ, रेंटल अलाउ है। दोबारा सुन लें, लीज एसेट की रेंटल अलाउ है, इसके अलावा कोई और एक्सपेंस अलाउ नहीं है। अगर वो एसेट आपके नाम पे ट्रांसफर हो गया तो आपने उसकी कॉस्ट को क्या करना है? डिप्रिसिएट करना है। बाकी रिटर्न डाउन वैल्यू तो तब आप देखेंगे ना अगर आपका एसेट था तो, अगर ये आपका एसेट था तो मैं देखूंगा ना, अदरवाइज तो मैं उसको नहीं देखूंगा। जो चीज गलत ऐड हुई है माइनस करनी है, जो माइनस हुई है उसको ऐड करना है, ये तरीकेकार होगा। क्वेश्चन को तसल्ली से देखेंगे ना, फिर आप कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। खामखा की इंफॉर्मेशन को अपने जहन में बिठाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। हमेशा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पिक किया करें कि जनाब लीज एसेट है, लीज मशीनरी है, कितनी रेंटल पे की, उठा लें। अच्छा, ये एसेट ट्रांसफर हो गया, कितनी कॉस्ट है, उसको डिप्रिसिएट करना मैंने। असूल पे रहेंगे तो इंशाल्लाह पेपर निकल जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर, पॉइंट नंबर 5, a warehouse was constructed for storage of goods at a cost of 1.4 million। ये आ गया। नो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन हैज बीन रिकॉर्डेड ऑन इट, तो रिवर्सल नहीं पड़ेगी, लेकिन इस पे डिप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है ना। बिल्डिंग की डिप्रिसिएशन कितनी है? 10। पहला साल है तो 50% हो जाएगी, और टैक्स डिप्रिसिएशन हमें गिवन है और एडवांस टैक्स हमें गिवन है। तो बड़ा अच्छा ये भी एक क्वेश्चन था जिसके अंदर कि उसने एडमिसिबल और इनएडमिसिबल क्वेश्चन को किया है। अब इसका डायरेक्ट सोल्यूशन देख लेंगे ताकि हमारी टाइम सेविंग वो हो जाए। क्वेश्चन नंबर था जी 10.15। 10 अभी 10 आ रहा है हमारे पास, 13 नहीं सॉरी 14 था ये आ गया जी हमारे पास इसका सोल्यूशन। अब इसको जरा देखिएगा। मिस्टर कतील एंटरप्राइजेस, आप कतील एंटरप्राइजेस ही लिखें, ठीक है। यहाँ फिर आप लिख दिया करें रेजिडेंट
और इंडिविजुअल है ये। आप कहेंगे सर इंडिविजुअल तो नहीं है, लॉ ने सोल प्रोप्राइटर को इंडिविजुअल ही कहा हुआ है, तो लिहाजा आपने इंडिविजुअल ही लिखना है। टैक्स ईयर ये आपने लाजमी लिखना है, इसके साथ आगे पीछे कोई लफ्ज नहीं लिखना एग्जाम में, बस टैक्स ईयर 2000X8, बेशक आप वर्किंग 2022 की कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ आपने हेडिंग लाजमी देनी है बिजनेस इनकम की, जो इस आपके सोल्यूशन में फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप बिजनेस इनकम की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ना। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास ये अमाउंट आ गई। फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज्ड एसेट माइनस हुए थे, ऐड कर दिए। फाइन फॉर द वायलेशन ऑफ द बिजनेस अलाउ है हमें, ठीक है। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन आपने माइनस हुई थी, ऐड कर दी। रिन्यूअल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इनटेंजिबल, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, आपने माइनस हुए थे, ऐड कर दिए। व्हीकल टैक्स पेड इन कैश, ठीक है, गवर्नमेंट ड्यूज आप कैश में पे कर सकते हैं, इसलिए ये भी अलाउ है। वैसे लिमिट कितनी है, एक ट्रांजैक्शन की 25,000। सिक्योरिटी डिपॉजिट टू KEL, ये तो एडवांस था, ये भी एड बैक हमने कर दिया। एडवांस इनकम टैक्स, ये तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, ये तो एडवांस है, ये तो नीचे माइनस होना जाके बाद में। डोनेशन टू कैश नॉट अलाउड, डोनेशन टू एलिजिबल, डोनेशन टू NPOs नॉट अलाउड, ये भी दोनों ऐड कर दी। पेनल्टी फॉर द लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न नॉट अलाउड, लॉ की वायोलेशन हो रही है। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ है, ठीक है, लेस। अच्छा, मैंने आपको बताया आप सोल्यूशन ऐसे ना किया करें, ये जो अमोर्टाइजेशन होनी है ना, एक ये वाली अमाउंट, ये जो है ये वाली अमाउंट, यानी मैं आपको यहां से बताऊं 1, 2, 3 और 4, ये एक्सपेंसेस आपने बाद में माइनस करने हैं, पहले इनको करें फिर लिखें प्रॉफिट बिजनेस इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अलाउंसेस। तो इन चारों अमाउंट्स को आप क्या करें, बाद में माइनस करें, फिर लिखें बिजनेस इनकम आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अच्छा जी, अमोर्टाइजेशन फॉर रिन्यूअल मैंने आपको क्या बताया था कि 450, जब नहीं बताया गया तो इसकी लाइफ कितनी है, 15 इंटू 365 इंटू 365, तो माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा। डिविडेंड टैक्सेबल अंडर FTR, ये सेपरेट ब्लॉक की आइटम थी, ये हमने इसकी रिवर्सल डाल दी, ठीक है, ऐड हुई थी, हमने लेस कर दी, इसको भी लेस करना है। गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ शेयर टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन, गलत है ये तो कैपिटल गेन में जाएगा, ये भी माइनस कर दिया। अच्छा, स्टूडेंट कहते हैं सर एक सॉल्यूशन के अंदर एडिशन अलग होती हैं, लेस अलग होते हैं, क्या ऐसे सॉल्यूशन बनाना चाहिए? बेटा ऐसे आपसे क्वेश्चन हैंडल ही नहीं होना, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हैंडल नहीं होता। जो प्लस हो रहा करते जाए, जो माइनस हो रहा है वो करते जाएं, और एंड पे जाके फिर आपने क्या करना है, इन चीजों को जो डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन है उसको बाद में रखें। लीज रेंटल अलाउ है, माइनस हो गई। नॉर्मल डिप्रिसिएशन हम करेंगे। मशीनरी ऑलरेडी यूज ऑफ कतील, देखें 1 लाख रुपए का, यहाँ 50% मेरे ख्याल में होना चाहिए, मैं इस फिगर से मुत्तफिक नहीं हूँ, इसको कम होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पहली दफा यूज कर रहा हूँ ना। लॉ ने कहा वेयर एनी एसेट यूज आफ्टर दिस, जो आप उसको यूज कर रहे हैं। अब इसकी इंटरप्रिटेशन आई कैप ने ये ली हुई है कि यूज तो नहीं हो रहा ना, देखें उनका पॉइंट ऑफ व्यू लगता तो ठीक है, वो कहते हैं कि जो एसेट यूज होगा 1 जुलाई 2020 से पहले, ठीक है, जरा नोट्स को एक नजर देख लें ताकि ये बात क्लियर हो जाए। ये देखिएगा, 50% of the above rate shall be used for normal depreciation on an asset acquired during a tax year। ये देखिएगा क्या लफ्ज यूज हुआ है, acquired, तो acquired तो अभी मुझे मिला है ना, ठीक है, ऑन फुल ईयर बेसिस। acquired का लफ्ज यूज हुआ है, यूज का नहीं हुआ, acquired हुआ है ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर। बहरहाल मेरी उसमें
जो अपना पॉइंट व्यू है वो यही है कि इसको यहाँ पर होना चाहिए। आई कैप का सोल्यूशन देख लीजिएगा प्लीज कि उसने क्या किया हुआ है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं, प्लीज ले सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल यही है। नॉर्मल टैक्स डिप्रिसिएशन ऑन वेयर हाउस, इसका आपने ऐसे नहीं 5% करना, बल्कि आपने इसको करना है 10% इंटू 50%, आंसर यही आएगा। टैक्स डिप्रिसिएशन ये तो क्वेश्चन में गिवन थी, ठीक है, ये माइनस की, ये हमारे पास बिजनेस इनकम आ गई। मैंने कहा कि आप इसको दो हिस्सों में बनाएंगे, बिजनेस इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और बिजनेस इनकम आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दो हिस्सों में करेंगे। कैपिटल गेन आ गया हमारे पास, जो थी वो इनकम कितनी थी 1.2 मिलियन इंटू 75%, ये कैपिटल गेन आ गया। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ये अमोर्टाइजेशन के 25 साल नहीं है। बेटा अगर एग्जाम में आपको उसकी लाइफ गिवन हो तो फिर उसी को लेना है, फिर 25 साल खुद से नहीं अज्यूम करने। इस क्वेश्चन में गिवन था कि उसकी लाइफ 15 ईयर है, तो यहाँ नहीं हम खुद से अज्यूम कर सकते। 25 ईयर्स आप उस वक्त बेटा लेंगे इफ लाइफ इज नॉट गिवन, या एग्जामिनर वर्ड यूज करे कि उसकी लाइफ अनअसर्टेनेबल है, फिर यूज करेंगे। ठीक है जी, तो ये आगे हम इसके ऊपर ये क्या किया, यहां से उसने कहा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूड, वो माइनस क्यों नहीं की हुई, ये गलती नहीं है सवाल के अंदर, दोबारा जरा क्वेश्चन पढ़ें। कहता था अदर इनकम इंक्लूड्स, तो ये अदर इनकम जो है इसमें इंक्लूड है, ये मेरा ख्याल है क्वेश्चन में कहीं गलती है। ये क्वेश्चन में अदर इनकम बेटा कहाँ माइनस हुई हुई है यहाँ पे, ये मैं ना इसका सोल्यूशन आपको ठीक करके देता हूँ, ये सोल्यूशन मुझे ठीक नहीं लग रहा। सर ये ऊपर जो डिविडेंड है कौन सा माइनस हुआ हुआ है, हाँ 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 हुआ हुआ है, ये सॉरी डिविडेंड डिविडेंड माइनस हुआ है, और मैं भूल गया था, ठीक है जी माइनस हुआ हुआ है, ये आ गया। अब आ गई हमारी टोटल इनकम और इसमें से आपने ज़कात लेस कर दी। अच्छा ये बात, जो टैक्सेबल इनकम है ना, आप इसको हमेशा डबल लाइन से क्लोज किया करें। टैक्सेबल इनकम, टैक्स लाइबिलिटी आ गई सैलरीड केस, आप इसको कैसे करेंगे एग्जाम में, आप मेरे तरह वर्किंग किया करें जैसे मैं करता हूँ, 620,000 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट 4877,600 माइनस 4 मिलियन। ठीक है ना, आप अपने पैटर्न पे ये वर्किंग किया करें तो फिर ये आंसर आपके पास आ जाएगा। आप फुल टाइम टीचर नहीं है, सोचना जरूर है आपने, फुल टाइम टीचर है नहीं है तो सैलरीड पर्सन ही नहीं है, फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है, राइट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स नहीं है, डोनेशन है। अब आते हैं डोनेशन के ऊपर। डोनेशन का फॉर्मूला क्या है, क्या आप लिखेंगे टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय डोनेशन। अब देखिएगा ये लिखते हुए आपने जरूर सोचना है कि ये उसके 30% से ज्यादा ना हो, तो जरा इसका 30% ले, क्या आंसर आता है 4877,600 इंटू 0.3, इंडिविजुअल है ना, तो ये आंसर आता है 1,463,280। तो लिहाजा हम यहाँ पर अब 20 लाख नहीं लिख सकते, हम यहाँ लिखेंगे 1,463,280, और एग्जाम में नीचे लिखेंगे, यहाँ पर हम एग्जाम में लिखेंगे ₹2 मिलियन, जो आपने रिलेटिव्स को दी है उसको नहीं इंक्लूड करना, और 30% ऑफ 4877,600 इज इक्वल टू 1,463,280, ये लिखेंगे आप। तो फिर इस तरह से ये देखिए कैलकुलेशन की हुई है इसी तरह से, ये 20% ये 30% है, यहाँ ये आपने 30% करनी है। ठीक है, ये जरा गलती ठीक कर लीजिएगा।
तो हमारे पास क्या आ गई, यहाँ अपने एग्जाम में ब्रैकेट लगानी है, ये टैक्सेबल इनकम आ गई। ठीक है, इसके अलावा कोई और क्रेडिट नहीं है। उसके बाद आ गया टैक्स और डिविडेंड। ये वर्किंग बनाएं, बेशक ऐसे ना करें, जो मैंने आपको वर्किंग बना के दी है उस वर्किंग के अकॉर्डिंगली आप इस तरह कर सकते हैं। 120, तो ये हमारे पास टैक्स आ गया सेपरेट ब्लॉक में। तो अब इसके अंदर आपसे क्या करेंगे, एडवांस टैक्स को, टैक्स पेड और डिविडेंड इसकी इनकम मैं बता चुका हूँ। बिजली का बिल आ गया, वो भी आप माइनस कर देंगे। एडवांस टैक्स जो आपने पे किया, तो ये हमारे पास नेगेटिव में आ गया टैक्स रिफंडेबल। ठीक है जी। तो आज जो अभी हमने क्वेश्चन किया, जरा उसको एक नजर देखें। तो क्वेश्चन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्या क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन के अंदर अच्छी खासी एप्लीकेशन हो रही थी सेक्शन 21 की। एक चीज तो इसके अंदर हमें ये आ गई, इसमें हमें क्वेश्चन में पेनल्टीज गिवन थी, दोनों तरह की, बिजनेस की भी और लॉ की वायोलेशन की पेनल्टी भी इसमें हमें गिवन थी। इस क्वेश्चन में उसने डिप्रिसिएशन की कोई खास कैलकुलेशन नहीं करवाई, लेकिन करवाई है, और कुछ उसने टैक्स डिप्रिसिएशन खुद से एग्जाम में गिवन थी, वो भी उसने हमें बता दिया हुआ था। उसके बाद उसने लीज्ड एसेट भी दे दिए, लीज्ड एसेट भी दे दिए, और इसकी रेंटल भी दे दी, और लीज्ड एसेट को ओन्ड एसेट में कन्वर्ट करवा के इसकी डिप्रिसिएशन भी उसने कैलकुलेट करवा ली हमसे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा क्वेश्चन था। एडवांस भी उसने दे दिया। उसके बाद उसने हमें डोनेशन दे दी। ठीक है, रिलेटिव्स को भी दे दी और एनपीओज को भी उसने डोनेशन दे दी। ठीक हो गया। अब इसको तो इग्नोर करना था, दोनों को एड बैक भी करना था, और इसके ऊपर हमने बाद में टैक्स क्रेडिट भी कैलकुलेट करना था, तो इसने ये भी हमसे काम करवा लिया। ठीक है जी। उसके बाद उसने हमसे एंटरटेनमेंट बता दिया, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को ले आया क्वेश्चन में, और वो था डिविडेंड। और डिविडेंड की उसने हमसे कैलकुलेशन भी करवा ली, कि उसने क्या किया, बजाय हमें डिविडेंड की अमाउंट देता, टैक्स की अमाउंट देता, ज़कात की अमाउंट देता, उसने हमें क्या किया, बॉटम की फिगर दे दी और ज़कात की इंफॉर्मेशन बता दी। हम यहां से किस पे चले गए, ज़कात पे, वो तो अमाउंट गिवन थी। ठीक है, इसको ऐड किया तो इधर आ गए, ये अमाउंट 85% होती है, इसको हमने किया तो फिर हम डिविडेंड के ऊपर आ गए, डिविडेंड का 15% लिया तो यहाँ आ गए। एक स्टूडेंट ने कहा है कि सर ये एडवांस टैक्स का बता दें। देखें, ये अमाउंट क्वेश्चन में बेटा गिवन थी 3 लाख रुपए की, जो उसने बिजली के बिल के साथ नहीं दिया था, इसको हमने ऊपर ऐड करके आए हुए हैं। आपका जो एडवांस टैक्स होता है वो तो आपका एक्सपेंस नहीं होता ना, तो आपने माइनस किया हुआ था, वहां ऐड किया था, यहाँ जाके इसने माइनस होना है। एडवांस टैक्स टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होता है। डिविडेंड जो था वो तो आपने माइनस करना ही करना है, यानी आप जब एडवांस टैक्स में आएंगे तो क्वेश्चन में जितने भी विद होल्डिंग टैक्सेस होंगे इनकम टैक्स वाले, वो सारे माइनस करने हैं, राइट। इसी तरह उसने एडवांस टैक्स जो था, ये क्वेश्चन में ये भी गिवन था, आपने इसकी कैलकुलेशन की है एग्जाम में। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बता दें, मैं वीडियो बेटा अपलोड कर दूंगा, जरा उसको देख लीजिएगा, जहां इशू आएगा वहां जाकर उसको वो दोबारा देख लीजिएगा। आपने एग्जाम में सिर्फ इस अमाउंट की कैलकुलेशन की है, ये भी गिवन थी और ये भी गिवन थी, तो इससे ये पता चला कि एग्जाम के अंदर जो भी एडवांस टैक्स हमें गिवन होगा, हम उसकी क्या करेंगे, उसको अलग करते जाएंगे। आप बेशक एग्जाम में पता क्या किया करें, बिजनेस का क्वेश्चन करते हुए या कोई भी न्यूमेरिकल करते हुए, कोई सेपरेट शीट के ऊपर एडवांस क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, तो एडवांस टैक्स आ रहा है विद होल्डिंग टैक्स, ऐसे लिख लिया करें, तो वो अमाउंट नोट करते जाया करें, ताकि बाद में उसको दोबारा क्वेश्चन को ना देखना पड़े। इसी तरह डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन की है, उसको भी कहीं छोटा थोड़ा सा नोट कर लिया करें, इससे टाइम मैनेज हो जाएगा आपसे। जिन जिन जगहों पर आपको एडवांस टैक्स मिलता जाए, वो अमाउंट कहीं नोट करते जाएं सेपरेट किसी जगह पर, या अपने उसी पेपर के ऊपर जहां भी आप करना चाहें। इसी तरह डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को भी कैलकुलेट करते जाएं। जब तक आप अनसीन क्वेश्चन खुद नहीं करेंगे ना, तो आपको ये मसाइल आएंगे, इसलिए खुद अनसीन क्वेश्चन को करना है। मेरी आपसे अभी जो रिक्वेस्ट है वो यही है कि ये जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं, मार्च 2000
18 और सितंबर, हमने मार्च का पूरा साल आज किया है, मार्च 2018 एंड सितंबर 2018। ये दोनों क्वेश्चन आपको लाजमी आज करने चाहिए, इतने जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपको ये फ्रेमवर्क बनाएंगे आपके। जो स्टूडेंट ये समझेगा जी मैंने कर तो लिया है, खुद उस क्वेश्चन देख के नहीं करेगा, समझें तो उसके पास होने के चांसेस नहीं है। उसको ये क्वेश्चन करने चाहिए। आपकी किताब के अंदर ये जो क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 16.14 और 16.15। 16.14 जो है वो आपकी किताब का पेज नंबर है 391 और ये है 392 के ऊपर। ये वाला एरिया जो है वो आपको लाजमी खुद से करना चाहिए। मैंने सारी रेपिटेशन की है, सारी चीजों को मैंने उसमें लेकर चला। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का सवाल था। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मेरे से अब पूछ सकते हैं।